हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक कमाल के एनीमे में, जिस सीरीज में एक्शन एडवेंचर फाइट बिल्कुल भर भर के है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटर वॉइस बताती है कि लॉन्गसन कैलेंडर के अनुसार 9616 में जब सर्दियां थी तब क्योंगी कंट्री में स्नो ईगल कॉलर पर अचानक से खतरनाक हमला हुआ था और उस फाइट में लॉर्ड डोंगबो हार गए थे। इसके बाद उन्हें और उसकी वाइफ को बंदी बना लिया गया, पर उनके दो बेटे वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर इस वक्त दोनों ही बहुत छोटे थे। इसके बाद देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। फिर लॉर्ड डोंगबो का बड़ा बेटा जुइंग ग्रैंड मास्टर युवानजी के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके छोटे भाई को अपना पर्सनल स्टूडेंट बना ले, पर वो एक शर्त रखते हैं कि उन्हें सिल्वर मून वुल्फ किंग का दिल चाहिए, जो उसे डिस्ट्रक्शन माउंटेन में मिलेगा, जो विनाश का पर्वत है। इसके बाद जुइंग उस माउंटेन में सिल्वर मून वुल्फ किंग को ढूंढने चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ सोल्जर भागते हुए दिखाई देते हैं जो कि किसी को ढूंढ रहे थे। तभी हम यहाँ पर एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो जुइंग का भाई किंगशी है और सभी सोल्जर किंगसी को ही ढूंढ रहे होते हैं। किंगसी बहुत ऊंची दीवार पर खड़ा होता है। किंगसी दीवार में आगे चल रहा था और उसके पैरों से कुछ बर्फ टकराकर नीचे गिर जाती है और सोल्जर भी ये आवाज सुन लेते हैं। इसके बाद वो उसकी तरफ आने लगते हैं, पर किंगसी किसी तरह दीवार की दूसरी तरफ जाता है और ऊपर लगी बैल को अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से बजाने की कोशिश करता है, पर उसकी स्पिरिचुअल पावर उस बैल तक नहीं पहुंच पाती है। फिर इसके बाद वो दोबारा ट्राई करता है, पर इस बार उसके हाथों से स्पिरिचुअल पावर निकलती ही नहीं है। वो देखता है कि वो सोल्जर दीवार को चेक करते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, तो किंगसी एक बार फिर ट्राई करता है और उस बैल को बचाने की कोशिश करता है और इस बार वो उस बैल को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब उन सोल्जर को लगता है कि किंगसी ऊपर है, तो वो ऊपर जाने लगते हैं। उन सोल्जर के ऊपर जाते ही किंगसी दीवार के ऊपर आने लगता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो उसे एक टाइगर जैसे दिखने वाले बंदे ने बचा लिया था, जिसका नाम टोंग है। किंगसी बोलता है कि अंकल टोंग, आपने मुझे बचा लिया। अब अंकल टोंग बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर किंगसी बड़ी मासूमियत से हंसने लगता है। तो अंकल टोंग बोलते हैं, क्या तुम बेवकूफ हो, तुम अभी बस मरते मरते ही बचे हो, उसके बावजूद तुम हंस रहे हो। जिस पर किंगसी बोलता है, अंकल टोंग, मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा था, पर आपने मुझे पकड़ लिया। फिर अंकल टोंग बोलते हैं कि तुम्हारा भाई डिस्ट्रैक्शन माउंटेन में गया है, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम उस माउंटेन में जा सकते हो? इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारा भाई सिल्वर मून किंग का हार्ट लेने के लिए गया है। तो किंगसी गुस्से से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई सिल्वर मून वुल्फ किंग का हार्ट लेने जाए, मुझे बस मेरा भाई चाहिए। इसके बाद किंगसी उदास हुए वहाँ पर बैठ जाता है। किंगसी को उदास देखकर अंकल टोंग बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक ग्रेट स्पिरिचुअल पावर है, तुमने अभी उसी स्पिरिचुअल पावर से बेल को बजाया था और इसीलिए तुम्हारा भाई चाहता है कि मास्टर युवानजी तुम्हें अपना पर्सनल स्टूडेंट बनाए। पर युवानजी एक ग्रैंड मास्टर है और उनका पर्सनल स्टूडेंट बनना इतना आसान नहीं है और उन्होंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के बदले सिल्वर मून वुल्फ किंग का दिल चाहिए। जिस पर किंगसी बोलता है कि मुझे उनका मास्टर नहीं बनना है, मैं तो बस अपने भाई का भाई बनना चाहता हूँ। तो अंकल टोंग बोलते हैं कि तुम इतने बेवकूफ मत बनो, तुम्हारा भाई जो कर रहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा है, उसकी मेहनत यूँ बर्बाद मत जाने दो। के बाद किंगसी बोलता है कि मुझे मेरे भाई की चिंता हो रही है कि वो ठीक होगा या फिर वो किसी खतरे में होगा। जिस पर अंकल टोंग बोलते हैं कि तुम्हें अपने भाई की चिंता नहीं करना चाहिए, तुम्हारा भाई बहुत पावरफुल है और वो उस माउंटेन में अकेला नहीं गया है, तुम्हारे अंकल भी उसके पीछे गए हैं। जिसके बाद हम उस माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर हर जगह बस बर्फ ही पड़ी थी। तभी यहाँ पर हम एक क्रो को देखते हैं जो एक स्केलेटन के ऊपर आकर बैठ जाता है और जैसे ही उस स्केलेटन पर अपनी चोंच मारता है तो वो उसकी खोपड़ी नीचे गिर जाती है। तभी उसे एक बंदा उठा लेता है और बोलता है, फाइनली मैं डिस्ट्रैक्शन माउंटेन में पहुँच गया हूँ और ये किंगसी का बड़ा भाई जुइंग है। तभी उसे अपने पीछे कोई आता महसूस होता है, जिस पर जुइंग उस बंदे पर अटैक कर देता है, पर तभी वो बंदा बोलता है कि ये मैं हूँ अंकल जोंगलिंग। तो जुइंग बोलता है कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? जिस पर अंकल जोंग बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक स्केडल जेकल बीस्ट आ जाते हैं। जो तो अंकल जोंग जुइंग से बोलते हैं कि तुम्हारे पास अभी फाइट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए इन सभी से मैं फाइट करता हूँ। और फिर उन बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर उन बीस्ट से लड़ने के लिए अपने स्पिरिचुअल हैंड को सम्मन कर लेते हैं। पर यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट होते हैं। अंकल जोंग बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि माउंटेन पर आते ही हमें इन बीस्ट के साथ फाइट करनी होगी, पर मुझे इन बीस्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी एक बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर अंकल जोंग उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से जुइंग भागता हुआ आता है और अपने स्पीयर को बाहर निकालता हुआ उस बीस्ट पर हमला करके उसे मार देता है। उसके बाद
बाद दो और बीस्ट जूइंग पर हमला करने के लिए आते हैं, पर जूइंग उस मरे हुए बीस्ट को उठाकर उन दोनों के ऊपर फेंक देता है। तभी वो देखता है कि अंकल जोंग के पीछे दो बीस्ट आकर उन पर अटैक करने वाले हैं, पर जूइंग अपने स्पीयर से उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आकर उस पर हमला करने लगते हैं, जिन्हें जूइंग बड़ी आसानी से मारते हुए अंकल जोंग से बोलता है कि आप ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं इन सभी को अकेले ही देख लूंगा। फिर नेक्स्ट व्यू में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक क्रो की मदद से एक मैजिकल क्रिस्टल में वो सब फाइटें देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा जूइंग की तारीफ करता है कि ये लड़का वाकई में बहुत ताकतवर है, जिस पर दूसरा बंदा बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, उसने बस कुछ बीस्ट को ही मारा है। इसके बाद वो बंदा बताता है कि यहाँ पर सिल्वर मून रैंक और टाइटल रैंक के बीस्ट है और ब्लैक स्कैट जैकल बीस्ट की ताकत इनके सामने बस एक चींटी के बराबर है। इसके बाद वो बंदा जूइंग के बारे में नोट करने लगता है। तभी दूसरा बंदा उसे रोकते हुए बोलता है कि लॉन्गसन मैंसन का काम उस माउंटेन में आए हुए लोगों को देखना है, तुम्हें इस लड़के के बारे में इतनी छोटी सी बात लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो मिनिस्टर सियान है। वो बोलता है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं है। तभी वो बंदा मिनिस्टर सियान को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि जूइंग अपने अंकल जोंगलिंग के साथ डिस्ट्रैक्शन माउंटेन में आया है। उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है जूइंग एक 16 साल का बेवकूफ लड़का है जो इस माउंटेन में अपनी मौत को खोजने के लिए आया है। तभी उसमें से एक और बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि वो अभी भी हमारा ब्लैक आयरन टोकन हासिल करना चाहता है, पर उसे नहीं पता कि वो उस माउंटेन में मरने वाला है और हम मरे हुए लोगों को ब्लैक आयरन टोकन नहीं देते हैं। इसके बाद वो सभी लोग हंसने लगते हैं, पर तभी मिनिस्टर सियान जूइंग पर नजर रखने को बोलते हैं, जिस पर वो बंदा बोलता है कि इस माउंटेन में हर साल 18,000 से 10,000 लोग आते हैं, जिसमें से 90% से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। हम इतने सारे लोगों का रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं? पर मिनिस्टर सियान गुस्से में बोलता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप उस लड़के पर नजर रखो। इसके बाद वो बंदा भी जूइंग को देखने लगता है और साथ ही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ एक दिन से भी ज्यादा टिकने वाला है। फिर हम जूइंग को देखते हैं जो अभी भी उन बीस्ट से लड़ रहा था। तभी अंकल जोंग बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि जूइंग इतना ताकतवर हो जाएगा। जूइंग एक बीस्ट के पैर को अपने स्पेयर से इंजर्ड कर देता है। तभी यहाँ पर कुछ बीस्ट जूइंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर जूइंग पर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं और जूइंग को उनसे लड़ने में तकलीफ हो रही थी और इसका फायदा उठाकर वो सारे बीस्ट जूइंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर जूइंग अपने स्पेयर से उन सभी को दूर फेंक देता है और उसके बाद उन सभी को मारने लगता है। अब ये देखकर वो बीस्ट यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद जूइंग अंकल जोंग के पास जाता है और इसके बाद वो दोनों आगे के सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी हम अंकल जोंग को देखते हैं जो आधे इंसान और आधे स्नेक थे। अंकल जोंग बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए इतने ताकतवर हो गए हो। जिस पर जूइंग बोलता है कि अंकल जोंग ये सब आप ही की वजह से मुमकिन हो पाया है, आप एक अच्छे टीचर है और तभी मैं इतना ताकतवर हो पाया हूँ। अंकल जोंग बोलते हैं ये सब तुम्हारी मेहनत है, जो तुम रात दिन बस पागलों की तरह ट्रेनिंग करते रहते थे और इसी वजह से तुम इतने ताकतवर बन पाए हो। अब तो मैं भी तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। जिस पर जूइंग बोलता है कि मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ हूँ कि मैं अपने भाई की रक्षा कर सकूं और ना ही मैं अभी अपने माता पिता को कैसे आजाद करा सकता हूँ। अभी मुझे एक बहुत लंबा सफर तय करना है और इतना ताकतवर बनना है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे आजाद करा सकूं। अब कुछ देर चलने के बाद फाइनली उन्हें सिल्वर मून वुल्फ किंग दिख जाता है जो उनसे कुछ ही दूरी पर अपने झुंडे के साथ होता है, पर तभी जूइंग को लगता है कि उनके पीछे से कोई उन पर अटैक करने वाला है। जूइंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो अंकल जोंग पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी अंकल जोंग पर एक बीस्ट हमला कर देता है, पर जूइंग अंकल जोंग को किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद दोनों ही उस बीस्ट पर हमला कर देते हैं, पर वो बीस्ट इतना ताकतवर होता है कि उनके अटैक करने से पहले वो कहीं छिप जाता है। इसके बाद अंकल जोंग बोलते हैं कि ये तो शैडो लेपर्ड है, जिस पर जूइंग बोलता है कि ये बहुत ज्यादा तेज है, मैं इसे देख भी नहीं पाया। तो अंकल जोंग बोलते हैं कि तुमने सही कहा, ये बीस्ट बहुत पावरफुल है। साथ ही वो बोलते हैं कि अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में शैडो लेपर्ड से लड़ना नामुमकिन होगा, इसलिए हमें रात में रुकने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। और तभी वो शैडो लेपर्ड उन पर हमला कर देता है, लेकिन जूइंग अपने स्पेयर से उस पर अटैक कर देता है, पर वो देखता है कि वो बस एक क्लोन था और शैडो लेपर्ड जूइंग के पीछे आकर उस पर अटैक करने वाला होता है, पर जूइंग अपने स्पेयर से उसे पीछे धकेल देता है और उसके बाद उस पर अटैक करता है, पर शैडो लेपर्ड जूइंग के स्पेयर को अपने पंजों में दबा लेता है और फिर जूइंग पर अटैक कर देता है और जूइंग इंजर्ड हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। इसके बाद वो शैडो लेपर्ड दोबारा से छिप जाता है। अंकल जोंग जूइंग के पास आकर बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? जूइंग बोलता है कि अंकल जोंग आप यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं शैडो
शैडो लेपर्ड को फाइट में उलझा कर रखूंगा। अंकल जोंग बोलते हैं कि बेवकूफों वाली बातें मत करो, हम यहाँ से एक साथ जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर जुइंग बोलता है अंकल जोंग इस बीस्ट को हराना बहुत मुश्किल है, आप यहाँ से चले जाओ और अपनी जान बचाओ। इसके बाद जुइंग तेजी से कोहरे की तरफ भागने लगता है तो अंकल जोंग भी उसका पीछा करने लगते हैं, पर यहाँ पर बहुत ज्यादा कोहरा होने की वजह से जुइंग को नहीं देख पाते और जुइंग उनसे काफी दूर आ जाता है। और जुइंग ने जानबूझकर यह सब किया था ताकि वो अंकल जोंग की जान बचा सके। के बाद हम जुइंग को देखते हैं जो अभी भी भाग रहा था और वो शैडो लेपर्ड भी उसका पीछा कर रहा था और इसके बाद वो जुइंग पर हमला कर देता है, पर जुइंग भी उसे देख लेता है और अपने स्पीयर से उसके अटैक से बच जाता है। पर इससे उस शैडो लेपर्ड को और भी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से जुइंग पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला कर रहे थे, पर शैडो लेपर्ड की स्पीड बहुत ज्यादा थी और जुइंग को उससे फाइट करने में मुश्किल हो रही थी। तभी वो शैडो लेपर्ड फिर से छिप जाता है। जुइंग कहता है कि मुझे शांत रहना होगा और ध्यान लगाकर समझना होगा, तभी मैं उसे हरा सकता हूँ। इसके बाद फिर से शैडो लेपर्ड जुइंग पर हमला कर देता है, जिसे जुइंग डॉज करते हुए बच रहा था और साथ ही उस पर अटैक भी कर रहा था। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर एक अटैक करते हैं और जुइंग शैडो लेपर्ड के पंजे से इंजर्ड हो जाता है, पर उस शैडो लेपर्ड को जुइंग के अटैक से एक छोटी सी खरोच आती है। इसके बाद शैडो लेपर्ड जुइंग पर एक हमला करता है जिसकी वजह से जुइंग पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद वो जुइंग पर इतनी स्पीड से हमला करता है कि जुइंग उसे देख भी नहीं पाता और जुइंग को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है और इसके बाद शैडो लेपर्ड जुइंग के ऊपर अपना पंजा रख देता है। जुइंग बोलता है कि मैं इस तरह से यहाँ नहीं मर सकता हूँ, मुझे अपने भाई और अपने माता पिता के लिए जीना होगा, मैं इस तरह से यहाँ सब कुछ खत्म होने नहीं दे सकता हूँ। साथ ही उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। वो अपने स्पीयर को उठाने की कोशिश करता है पर तभी वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो खुद को एक हॉल में पाता है, तभी उसे वहाँ पर उसके भाई किंगसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस हॉल के दरवाजे को खोलते हुए बोलता है कि ब्रदर हम यहाँ हैं, हमारे पास आओ, और वहाँ पर उसके मदर और फादर भी होते हैं। जुइंग भागते हुए उनके पास जाने लगता है पर तभी वो डोर बंद होने लगता है और यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। इसके बाद जुइंग वहाँ पर बैठकर रोने लगता है और बोलता है क्या यही मेरा अंत है और इस तरह से मैं यहाँ मरने वाला हूँ। तभी उसे अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा खड़े हो जाओ, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते हो। इसके बाद उसके फादर बोलते हैं कि हमारी फैमिली ने कभी हार मानना नहीं सीखा, चाहे तुम्हारे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो, तुम्हें पूरी ताकत से उसका सामना करना चाहिए, तुम्हें खड़े होकर लड़ना होगा और जीना होगा। इसके बाद जुइंग अपनी ट्रेनिंग को याद करने लगता है और फिर उसे होश आ जाता है। इसके बाद जुइंग अपने स्पेयर से एक एनर्जी बॉल से उस शैडो लेपर्ड पर हमला कर देता है, जिसे वो शैडो लेपर्ड बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुइंग की बॉडी में भी एनर्जी बढ़ गई थी और वो हवा में उड़ने लगता है और उसकी ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद जुइंग अपने स्पेयर को उठाकर शैडो लेपर्ड से फाइट करने लगता है। इसके बाद जुइंग उस शैडो लेपर्ड पर भारी पड़ने लगता है और उसे इंजर्ड भी कर देता है और फिर जुइंग उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है और वो शैडो लेपर्ड यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जुइंग कहता है कि मॉम डैड मैं एक दिन इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि आपको उस कैसे छुड़ाकर वापस घर ले आऊंगा। फिर व्यू चेंज होता है और हम अंकल जोंग को देखते हैं। वो जुइंग को ढूंढ रहे थे पर उन्हें जुइंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो अपनी शॉर्ट को एक पेड़ पर मारते हुए बोलते हैं कि मुझे जुइंग के साथ रहना चाहिए था, पता नहीं वो किस हालत में होगा। तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है और वो पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता है कि वो शैडो लेपर्ड है या फिर जुइंग है। अब वो जैसे ही आगे बढ़कर देखते हैं तो वो शैडो लेपर्ड होता है और शैडो लेपर्ड उन पर हमला करने आता है। तो अंकल जोंग भी अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक करने आते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि जुइंग अपना स्पेयर उस शैडो लेपर्ड के आर पार कर देता है और उसे मार देता है। अंकल जोंग जुइंग को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और भागते हुए उसके पास आने लगते हैं, पर जुइंग बोलता है कि आप ठीक है, और इतना कहते हैं कि बाद वो बेहोश हो जाता है। के बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है। यहाँ हम जुइंग को देखते हैं जो एक शॉप में स्पेयर को खरीदने के लिए आया था। कुछ सर्वेंट उसे एक स्पेयर दिखाते हैं। जुइंग उस स्पेयर को चेक करने लगता है पर उसे ये स्पेयर पसंद नहीं आता है और वो सर्वेंट उस स्पेयर को यहाँ से ले जाते हैं। जुइंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे काम की चीज यहाँ मिलने वाली है। इसके बाद हम उस शॉप के ओनर को देखते हैं जो उन सर्वेंट से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो सर्वेंट उसे बताते हैं कि हमने इस बंदे को बहुत सारे स्पेयर दिखाए पर इसे कोई भी पसंद नहीं आया, हमें तो लगता है कि ये बस यहाँ पर टाइम पास करने आया है। इसके बाद वो शॉप ओनर उन्हें गोदाम से एक स्पेयर लाने को बोलता है। इसके बाद वो शॉप ओनर उस स्पेयर को लेकर के जुइंग के पास
पास आ जाता है। जूइंग उस स्पेयर को देखकर बोलता है कि ये दिखने में अच्छा है। इसके बाद जूइंग बाहर आकर उस स्पेयर को चलाने लगता है। शॉप ओनर बताता है कि ये ब्लैक आइस स्पेयर है। जूइंग बोलता है कि मैं इस स्पेयर के बारे में जानता हूँ। इसके बाद शॉप ओनर बताता है कि इस स्पेयर के 2 लेवल्स है। तभी जूइंग बोलता है कि इसकी 2 लेवल नहीं बल्कि इसकी 3 लेवल है, जिसमें से पहली फर्स्ट स्नो, दूसरी ब्लड रेन और तीसरी ब्लैक आइस है। पर मैं अभी इसकी फर्स्ट लेवल तक भी नहीं पहुँचा हूँ। जिस पर वो शॉप ओनर बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी स्पेयर चलाने की स्किल देखकर मुझे लगता है कि आप जल्दी इसकी सारी लेवल को पार कर लेंगे और इस स्पेयर से तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर बताता है कि मैंने इस स्पेयर को मास्टर आयरन स्मिथ से खरीदा है। ऐसा स्पेयर तुम्हें पूरी सिटी में नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी जूइंग को यह स्पेयर पसंद नहीं आता है। तभी वो देखता है कि 2 सर्वेंट एक स्पेयर को ले जा रहे थे। जूइंग उस स्पेयर पर अपनी पावर यूज करता है, जिसकी वजह से उस स्पेयर में मूवमेंट आने लगती है। जूइंग शॉप ओनर से बोलता है कि मुझे ये वाला स्पेयर खरीदना है। तो शॉप ओनर उसे बताता है कि यह एक बेकार स्पेयर है, इसे हम डिस्ट्रॉय करके दोबारा बनाने वाले हैं। पर जूइंग बोलता है कि मुझे यही वाला स्पेयर चाहिए और फिर उस स्पेयर को अपनी पावर से अपने हाथ में ले लेता है और जूइंग उस स्पेयर को खरीद लेता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो एक वेपन को रिफाइन कर रहे थे और उन्हें एक लड़की चुपके से देख रही होती है। इसके बाद ओल्ड मैन उसे अंदर आने को बोलते हैं और इस लड़की का नाम जिया है। जिया ओल्ड मैन से बोलती है कि मास्टर बहुत रात हो गई और आप अभी तक सो नहीं और आप ये किसका वेपन रिफाइन कर रहे हो। तो मास्टर उसे बताते हैं कि यह वेपन सी फैमिली के यंग मास्टर सी बायरोंग का है, जो मार्शल आर्ट में अच्छे नहीं है पर पूरे दिन बस वेपन के साथ खेलते रहता है। जिस पर जिया बोलती है कि इसका मतलब वो फ्यूचर में एक ग्रेट वेपन मास्टर बन सकता है। तो मास्टर बताते हैं कि यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वेपन को चलाने वाले की ताकत के अनुसार बनाना पड़ता है। इसके बाद मास्टर जिया से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ पर किस काम के लिए आई हो। तो जिया बोलती है कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जूइंग मास्टर से मिलने आया था। तो मास्टर बोलते हैं कि मुझे याद है, वो मुझसे मिलने के लिए आया था। जिस पर जिया बोलती है कि आज सुबह वो विनाश पर्वत में गया है। और फिर मास्टर बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि वो उस माउंटेन में जाए, पर वो लड़का वहाँ चला गया। वो बहुत बहादुर लगता है। इसके बाद जिया बोलती है कि मास्टर क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। जिस पर मास्टर बोलते हैं कि अगर वो लड़का सिल्वर वुल्फ मून किंग का दिल लेकर मेरे पास आता है तो मुझे उसके छोटे भाई को अपना पर्सनल स्टूडेंट बनाने में खुशी होगी। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो ग्रैंड मास्टर युवान जी है और इन्होंने ही जूइंग को सिल्वर वुल्फ मून किंग का दिल लाने को बोला था। इसके बाद मास्टर युवान जी बोलते हैं कि जूइंग का भाई किंगसी एक टैलेंटेड बॉय है, उसके बाद एक खास स्पिरिचुअल पावर है। और फिर बोलते हैं कि मुझे अभी तक जूइंग के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। इसके बाद वो जिया से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जी फैमिली के निजी मामलों के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा कि तुम्हारे लिए उन दोनों भाइयों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम जूइंग और अंकल जोंग को देखते हैं। तभी जूइंग को होश आ जाता है। अंकल जोंग उसके पास जाकर बोलते हैं कि मैं तो डर ही गया था, कहीं तुम्हें कुछ छू ना जाए। जिस पर जूइंग बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस लड़ते हुए थोड़ा थक गया था। इसके बाद अंकल मांस को आग से निकालते हैं और जूइंग को खाने को देते हैं और ये वही शैडो लेपर्ड का मांस होता है। जूइंग उस मांस को खाने लगता है। इसके बाद अंकल जोंग बोलते हैं अगली बार तुम इतनी बेवकूफों वाली हरकतें मत करना कि अकेले ही लड़ने चले जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के वापस आने पर उन्हें क्या जवाब देता। इसके बाद जूइंग बोलता है कि मैंने अपने स्पेयर की फर्स्ट लेवल को पार कर लिया है और मैं अब ऐसे शैडो लेपर्ड को आसानी से हरा सकता हूँ। तभी अंकल जोंग बोलते हैं कि तुमने अभी क्या कहा, दोबारा बोलना। तो जूइंग बोलता है कि मैंने अपने स्पेयर की फर्स्ट लेवल को पार कर लिया है। इसके बाद अंकल जोंग बोलते हैं कि ये तो कमाल की बात है कि तुमने फर्स्ट लेवल को पार कर लिया और फिर दोनों जश्न मनाने लगते हैं। जूइंग बोलता है कि ये सब मेरे फ्लाइंग स्नो स्पेयर की वजह से मुमकिन हो पाया। तभी हम देखते हैं कि एक क्रॉस के स्पेयर के ऊपर बैठा होता है। जूइंग उसे हटाने लगता है। अंकल जोंग बोलते हैं लगता है इस क्रो को भूख लगी है। इसके बाद हम लॉन्गसन मैंसन के उस बंदे को देखते हैं जो उस क्रो से जूइंग पर नजर रख रहा था। वो बंदा जूइंग के स्पेयर में लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगता है। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि लोगों पर नजर रखने के बजाय तुम बस उनके वेपन्स को देख रहे हो। अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम्हें लॉन्गसन मैंसन में काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो ओल्ड मैन उस बंदे को ग्रीट करने लगता है। उस बंदे का नाम मास्टर सियान होता है। इसके बाद ओल्ड मैन बताता है कि जूइंग एक टैलेंटेड बॉय है,
फिर मिनिस्टर सियान बोलते हैं कि कुछ लोगों के पास टैलेंट होता है मगर वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते, पर कुछ लोगों के पास टैलेंट नहीं होता है पर इसके बावजूद भी हमेशा मेहनत करते रहते हैं और जुइंग में कठिनाइयों को सहन करने की ताकत है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जुइंग सच में एक टैलेंटेड लड़का है। जिस पर वो ओल्ड मैन बोलता है कि वो लड़का बहादुर है पर अभी हम ये नहीं जानते सिल्वर मून वुल्फ किंग को हरा पाएगा या फिर नहीं। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम जुइंग और अंकल जोंग को देखते हैं जो सिल्वर मून वुल्फ किंग को मारने की योजना बना रहे थे। और फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं, दोनों ही सिल्वर मून वुल्फ किंग के पास जा रहे थे जहाँ पर अंकल जोंग बोलते हैं कि मैं वुल्फ के झुंडे को संभाल लूंगा और तुम वुल्फ किंग को मार देना। और फिर दोनों ही सिल्वर मून वुल्फ किंग के पास पहुँच जाते हैं और वुल्फ किंग भी दोनों को आता हुआ देख लेता है और अपने साथियों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और वह सभी भेड़िए दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। जुइंग और अंकल जोंग भेड़ियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे पर तभी वो भेड़िए दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जुइंग अंकल जोंग से बोलता है कि आप इन भेड़ियों को मारकर आगे का रास्ता बनाना और मैं मौका देखकर सीधा सिल्वर मून वुल्फ किंग के पास जाकर उसे मार दूंगा। के बाद वो उन भेड़ियों के साथ फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर बहुत सारे भेड़ियों को मार देते हैं पर तभी सिल्वर मून वुल्फ किंग यहाँ पर और भी सारे साथियों को बुला लेता है। उनमें से एक अंकल जोंग पर पीछे से हमला करके उन्हें मारने वाला होता है पर जुइंग उस भेड़िए को देख लेता है और अपने स्पेयर से उसे मार देता है। इसके बाद जुइंग वुल्फ किंग से फाइट करने जाता है और अंकल जोंग सभी भेड़ियों को यहाँ रोक लेते हैं और उन्हें आगे नहीं जाने देते हैं। जुइंग वुल्फ किंग पर अटैक करने जाता है पर तभी वो वुल्फ किंग अपने फायर अटैक से जुइंग पर हमला कर देता है जिसे जुइंग अपने स्पेयर से रोक लेता है। इसके बाद वुल्फ किंग अपने स्पिरिचुअल शैडो वुल्फ हेड से उस पर अटैक करता है जिसे रोकने में जुइंग को थोड़ी तकलीफ होती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर पा रहा था। फिर वुल्फ किंग जुइंग पर फायर से अटैक करता है लेकिन जुइंग उसके अटैक से आसानी से बच जाता है और इसके बाद अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके वुल्फ किंग पर इतनी तेजी से हमला करता है कि वुल्फ किंग उसे देख भी नहीं पाता है कि जुइंग उस पर कहां से हमला करने वाला है। जुइंग की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसके हमें क्लोन भी दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद सिल्वर मून वुल्फ किंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। दूसरी तरफ हम अंकल जोंग को देखते हैं जो उन भेड़ियों के साथ लड़ते हुए बहुत थक जाते हैं। तभी उन पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं लेकिन जुइंग उन्हें देख लेता है और अपने स्पेयर से उन भेड़ियों को मार देता है पर यहाँ पर से एक भेड़िया बचकर भागने लगता है तो जुइंग भी उसका पीछा करने लगता है पर तभी यहाँ पर एक दूसरा भेड़िया आकर जुइंग का रास्ता रोक लेता है और इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि अंकल जोंग और जुइंग यहाँ से वापस जा रहे थे। अंकल जोंग बोलते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें सिल्वर मून वुल्फ किंग के साथ ब्लैक शैडो लेपर्ड भी मिल गया। इसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने उस भेड़िए को क्यों नहीं मारा, जिस पर जुइंग बोलता है कि हमारा मिशन सिल्वर मून वुल्फ किंग था, उन भेड़ियों से हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन देखते हैं और जुइंग उस भेड़िए को मारने वाला होता है पर तभी वहाँ पर उसकी माँ उसे बचाने आ जाती है। जुइंग को यह देखकर अपनी माँ की याद आ जाती है और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है। जुइंग की मॉम किसी के साथ फाइट कर रही थी। वो उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे बेटे को यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर अगर तुमने मेरे बेटे को कोई चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारे साथ मौत आने तक लड़ूंगी। और अपनी मॉम का ये सैक्रिफाइस देखकर जुइंग ने उस भेड़िए को नहीं मारा क्योंकि उस भेड़िए की मॉम भी अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए जुइंग के सामने खड़ी हो गई थी। इसके बाद जुइंग बोलता है कि अंकल जोंग आपने कहा था कि जब मुझे लॉन्गसेन मैंसन से ब्लैक आयरन टोकन मिलेगा तो वह लोग मुझे बताएंगे कि मेरे पेरेंट्स पर किसने हमला किया था और उन्हें क्यों कैद कर लिया गया था। जिस पर अंकल जोंग बोलते हैं कि तुमने सही कहा, पर यह ब्लैक आयरन टोकन बस पहला कदम है। इसके बाद हम दो बंदों को देखते हैं जो जुइंग और अंकल जोंग का पीछा कर रहे थे। इस पार्ट की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक लुटेरा और एक क्रिमिनल था और इसका नाम गाय बीन है। गाय अपने एक बंदे से गुस्से में बोलता है कि मुझे फीमेल कुक चाहिए थी और तुम यहाँ पर दो आदमी को लेकर आ गए हो। जिस पर वो बंदा बोलता है कि मुझे बस यही दो आदमी मिले जिन्हें लेकर मैं आपके पास आ गया। गाय बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद गाय कहता है कि मुझे बस एक ही कुक की जरूरत है और ये दो लोग हैं। अगर मैंने इनमें से किसी एक को बाहर जाने दिया तो वो बाहर जाकर हमारे छिपने का अड्डा सभी को बता सकता है और फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। फिर वो अपने एक बंदे से कहता है कि इन दोनों में से एक को मार दो। गाय की ये बातें सुनकर वो दोनों अपने घुटनों में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हम किसी को आपके बारे में नहीं बताएंगे, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। उसके बाद
गाय बोलता है तुम में से एक ही मेरा कुक बन सकता है, और फिर उनके सामने एक नाइफ फेंक देता है। तुम दोनों में से बस एक ही जिंदा बचेगा और तुम दोनों ये खुद ही डिसाइड कर लो। इसके बाद वो दोनों बंदे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को मारने लगते हैं, और ये सब देखकर गाय एंजॉय कर रहा था। तभी यहाँ पर वही दो बंदे आ जाते हैं जो जुइंग और अंकल जोंग पर नजर रखे हुए थे। दोनों बंदे गाय से बोलते हैं कि बॉस हमें दो बंदे मिले हैं जिनके पास बहुत सारा माल है। नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं कि गाय अपने साथियों के साथ जुइंग और अंकल जोंग को ढूंढ रहे थे पर उन्हें वो कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। अब गाय उस बंदे से बोलता है कि तुमने कहा था कि किसी के पास शैडो लेपर्ड और सिल्वर मून वुल्फ किंग के खाल है, पर वो मुझे यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। वो बंदा डरते हुए बोलता है कि बॉस बस थोड़ा सा इंतजार करिए, वो बस यहाँ आते ही होंगे। और कुछ ही देर में जुइंग और अंकल जोंग भी यहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लुटेरे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जुइंग और अंकल जोंग को देखते हैं। जुइंग बोलता है कि आप यहाँ किसी को महसूस कर रहे हैं, जिस पर अंकल जोंग बोलते हैं कि मुझे उनकी यहाँ महक आ रही है और वो लोग साइबर अलायंस के लुटेरे हैं। तभी वहाँ पर गाय आ जाता है और गाय अंकल जोंग और जुइंग को पहले से ही जानता था। गाय उनसे कहता है कि तुम्हारे पास जो ये शैडो लेपर्ड और सिल्वर मून वुल्फ किंग की खाल है वो तुम मुझे सौंप दो और फिर मेरे सामने 3 बार झुककर अपनी जान की भीख मांगो, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने के बारे में सोचूंगा। तभी गाय के और भी साथी यहाँ आ जाते हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंकल जोंग बोलते हैं कि हम दोनों पहले भी लड़ चुके हैं और इस बार मुझे अपनी पुरानी लड़ाई का हिसाब बराबर करना है, और फिर उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जुइंग उन्हें रोकते हुए बोलता है कि आप रुको और इन लोगों से मैं लड़ता हूँ। इसके बाद जुइंग अपने स्पेयर को निकाल कर उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जुइंग अपने स्पेयर को नीचे रखता है और उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और साथ ही उसकी बॉडी से भी ऑरा निकलने लगता है। तो ये देखकर गाय भी अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करके उन्हें दिखाने लगता है और फिर बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारे अंकल को मार दूंगा जो तुम उसे लड़ने के लिए मना कर रहे हो, और फिर हंसने लगता है। उसका साथी बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हमें सौंप दो और घुटनों में बैठ जाओ, क्या पता हमारे बॉस तुम्हें जिंदा जाने दे। तभी जुइंग गाय के ऊपर एक वेपन से अटैक करता है पर गाय उससे बच जाता है। उसके बाद गाय अपने साथियों को उन दोनों पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और उसके साथी भी जुइंग और अंकल जोंग पर अटैक कर देते हैं। तभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर हर जगह बस तबाही का मंजर था, और यहाँ पर हम अंकल गाय और अंकल जोंग को देखते हैं। उन दोनों के बीच फाइट चल रही थी। गाय इस सिटी को लूटने आया था पर अंकल जोंग उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। गाय अंकल जोंग पर अपनी शॉर्ट से अटैक करता है पर अंकल जोंग उसके अटैक से बच जाते हैं। गाय बोलता है कि तुम अब अकेले हो और आज तुम्हें यहाँ मरने से कोई नहीं बचा सकता है, और फिर अंकल जोंग पर अटैक करने लगता है जिसे अंकल जोंग बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे थे। पर तभी अंकल जोंग नीचे गिर जाते हैं और उनकी शॉर्ट भी उनके हाथ से नीचे गिर जाती है। अब गाय अंकल जोंग को मारने ही वाला था, तभी गाय पर कोई तीर से हमला कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 सोल्जर भागते हुए आ जाते हैं। वो लोग गाय के ऊपर लगातार तीरों की बारिश कर देते हैं और अंकल जोंग को बचा लेते हैं। अब गाय और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ पर एक सोल्जर को मार देता है। इसके बाद गाय अंकल जोंग को मारने आगे बढ़ता है पर वो दोनों सोल्जर गाय पर तीरों से हमला करने लगते हैं, पर गाय उन तीरों को अपनी शॉर्ट से आसानी से रोक लेता है और उनको मारने ही वाला होता है। पर तभी यहाँ पर अंकल टोंग अपने कुछ सोल्जर के साथ आ जाते हैं। वो अंकल जोंग को यहाँ से दूर हटने को बोलते हैं। इसके बाद वो गाय पर हमला कर देते हैं। गाय के ऊपर तीरों की बारिश होने लगती है जिससे गाय थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और वो इतने सारे लोगों से अकेला नहीं लड़ सकता था, तो वो यहाँ से भागने लगता है। अंकल टोंग बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ दोबारा आए तो मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा, जिस पर गाय बोलता है कि मैं फिर से वापस आऊंगा और तुम सभी को मार दूंगा। इसके बाद अंकल जोंग अपने मरे हुए साथी को यहीं दफना देते हैं और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ से दोबारा अंकल जोंग और गाय के बीच में फाइट चल रही थी, जिसमें वो लोग गाय के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं पर गाय और उसके कुछ चमचे यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकल जोंग जुइंग को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जुइंग गाय के एक बंदे को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी वहाँ पर कुछ बंदे जुइंग के ऊपर तीर चलाने लगते हैं, लेकिन जुइंग उन तीरों से आगे चला जाता है और उसके पीछे गाय आ रहा था। वो तीर गाय को लगने से जरा से बचते हैं। गाय बोलता है, अरे बेवकूफो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? फिर हम जुइंग को देखते हैं जो उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था। वो बंदा जुइंग पर अपनी एनर्जी बॉल से हमला कर रहा था पर जुइंग उसके हमलों को आसानी से डॉज करते हुए उस बंदे के पास आ जाता है और उस बंदे पर हमला कर देता है। पर वो बंदा अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर खुद को बचा लेता है, लेकिन वो शील्ड ज्यादा देर तक नहीं
नहीं टिक पाती है और जुइंग का स्पीयर उस शील्ड को तोड़ते हुए सीधा उस बंदे के आर पार हो जाता है और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। तभी यहाँ पर गाय भी पहुँच जाता है और वो जुइंग की पावर देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, लगता है कि ये सिल्वर मून स्टेज तक पहुँच गया है। जुइंग गाय पर अपने स्पीयर से हमला करने लगता है। गाय को जुइंग के अटैक से बचने में बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि जुइंग के अटैक की रफ्तार और साथ ही उसके हमले बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसके बाद जुइंग गाय को इंजर्ड करते हुए बोलता है कि ये अटैक अंकल जोंग की तरफ से और दूसरा अंकल टोंग की तरफ से और ये सब उन मरे हुए सोल्जर की तरफ से जिन्हें तुमने मारा है। और इसके बाद जुइंग अपने स्पीयर को गाय के सीने में डाल देता है और फिर बोलता है कि तुमने मेरे सिटी में हमला किया था, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। गाय नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर गाय के चमचे यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। बाद में हम लॉन्गसन मैंसन का सीन देखते हैं। वो सभी लोग जुइंग को देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि गाय ने बहुत समय से तबाही मचा रखी थी और जुइंग ने उसे इतनी आसानी से मार दिया। तभी यहाँ पर मिनिस्टर सियान आ जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर किसी ने बोला था कि जुइंग उस माउंटेन में एक दिन से भी ज्यादा नहीं टिक पाएगा। जुइंग बहुत ज्यादा कमजोर है। तो वो ओल्ड मैन माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस लड़के को हल्के में ले लिया। इसके बाद मिनिस्टर सियान बोलते हैं कि जुइंग अब पूरी दुनिया में मशहूर होने जा रहा है और फिर अपने सारे करों को दुनिया में फैला देते हैं ताकि वो हर जगह संदेश पहुंचा सके कि जुइंग ने यहाँ क्या किया है। इसके बाद हम मास्टर युवान जी को देखते हैं। उनके पास कॉन्ग हाय नाम का एक बंदा आता है और वो मास्टर युवान जी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी को वो अपना पर्सनल स्टूडेंट बना ले, पर मास्टर युवान जी उन्हें साफ मना कर देते हैं और यहाँ से जाने को बोलते हैं। जिसके बाद कॉन्ग हाय भी अपनी बेटी के साथ यहाँ से जाने लगता है, पर तभी यहाँ पर जिया भागते हुए आती है और मास्टर युवान जी से कहती है कि जुइंग के नाम का एक खत आया है और वो खत मास्टर युवान जी को देती है। कॉन्ग हाय भी जुइंग का नाम सुनकर एक बार के लिए रुक जाता है, पर फिर वो दोबारा यहाँ से चला जाता है और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। कॉन्ग हाय की लड़की यूजी बोलती है कि फादर, क्या मास्टर युवान जी मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते? तो कॉन्ग हाय बोलता है तुम इस बात की चिंता मत करो और फिर उससे पूछता है क्या तुम्हें जुइंग अभी भी याद है? तो जिस पर यूजी हाँ बोलती है। इसके बाद कॉन्ग हाय बोलता है कि अब मेरे पुराने दोस्त के बेटे से मिलने का समय आ गया है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसे सब लेडी बॉस के नाम से जानते हैं और इसके पास भी लॉन्गसन मैंसन द्वारा भेजा गया क्रो आता है। वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम सियान पेंग यून बोलता है इसका मतलब अब एक और ग्रेट वॉरियर बन चुका है। जिस पर लेडी बॉस बोलती है तुम इतने खतरनाक होने के बावजूद क्या तुम्हें उस लड़के से डर लग रहा है? एक न्यू वॉरियर हमेशा एक ओल्ड वॉरियर को एक दिन सरफास कर देता है और उसे रिप्लेस कर देता है, इसलिए मैं केयरलेस नहीं होना चाहता। लेडी बॉस उस पर्ची को टेबल में रखती है जिसे वहाँ पर कुइजिन नाम का एक बंदा पढ़कर बोलता है क्या गाय मर चुका है? वो कैसे मर सकता है? अभी तो मुझे उससे और भी ज्यादा प्रॉफिट हासिल करना था। सियांग उसे घूर कर देखता है तो कुइजिन डर कर चुप हो जाता है। इसके बाद हम कुइजिन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर गाय कुइबिन से मदद मांगने के लिए आया होता है। कुइजिन उसे विनाश पर्वत में छिपने की सलाह देता है और उसकी मदद भी करता है, जिसके बदले में कुइजिन उसे सोने के सिक्के मांगता है। इसके बाद हम जुइंग को देखते हैं जो गाय के अड्डे में आया होता है और गाय के चमचे भी यहाँ पर होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारी जान बख्श दो, हम मजबूर थे, हम बॉस के कहने पर गलत काम किया करते थे। और वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है और यहाँ पर खजाना दिखाते हुए बोलता है कि ये वही खजाना है जिसे बॉस ने लूटा था, ये सब आप रख लो और हमें जाने दो। जुइंग बोलता है तुम लोगों ने इस खजाने को जिन लोगों से लूटा था उन्हें वापस कर दो। तो इसके लिए वो लुटेरे भी मान जाते हैं। अंकल जोंग बोलते हैं तुम लोगों ने अभी तक बहुत सारे बुरे काम किए पर तुम्हें आगे से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। पर तभी अचानक से यहाँ पर जुइंग को छोड़कर सभी चीजें फ्रीज हो जाती है। जुइंग को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर तभी यहाँ पर उसे जमीन में बहुत सारी डीमन आइज दिखने लगती है जिसे देखकर जुइंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जुइंग अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है, उसके चेहरे से पसीने भी छूटने लगते हैं, पर तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जुइंग भागते हुए अंकल जोंग के पास आता है। जुइंग को डरा हुआ देखकर अंकल जोंग पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ? जुइंग बोलता है कि हम लोग यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं, हमें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा और फिर अपना सामान लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस माउंटेन में से एक सर बाहर निकलता है। वो हंसते हुए बोलता है कि मैं पकड़ा गया, मुझे विश्वास नहीं होता कि एक छोटे से लड़के ने मेरे अस्तित्व पर ध्यान दिया। अब मुझे ह्यूमन पर नजर रखने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। इतना बोलकर वो दोबारा उस माउंटेन के अंदर चला जाता है। जुइंग और अंकल जोंग भागते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। अंकल जोंग पूछते हैं कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया था? तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना डर गए थे? जुइंग बोलता है मैं नहीं जानता कि वहाँ पर क्या था, पर मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। अंकल जोंग बोलते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाला कोई हो? जिस पर जुइंग बोलता है पता नहीं वहाँ पर क्या था, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, मैं उसके सामने अपने आप को चींटी के बराबर महसूस कर रहा था। इसके बाद जुइंग बोलता
बोलता है कि एक दिन मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि मैं अपने पेरेंट्स को आजाद करा सकूं। इसके बाद वो यहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम किंगसी को देखते हैं। उसे ठंडे लगने की वजह से वो छींकने लगता है, तो अंकल टोंग उसे बोलते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसे यहाँ बाहर मत खड़े रहो वरना तुम बीमार पड़ जाओगे, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। किंगसी बोलता है कि मैं अपने भाई को यहाँ से देख रहा हूँ, वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जिस पर अंकल टोंग बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएंगे। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो बताता है कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आए हैं। तो अंकल टोंग बोलते हैं, सालों से हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आए, तो ये अचानक से यहाँ कौन आ गया है। वो बंदा बताता है कि उसका नाम कॉन्ग हाई है और वो हमारे पुराने मास्टर का दोस्त होने का दावा कर रहा है। जिसके बाद अंकल टोंग कॉन्ग हाई से मिलने आते हैं। कॉन्ग हाई बोलता है कि ब्रदर टोंग, बहुत समय हो गया, हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। अंकल टोंग बोलते हैं, तो अच्छा, हम तुम्हें अभी भी याद है, मुझे लगा कि तुम हमें भूल गए होगे। कॉन्ग हाई बोलता है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, सालों पहले डोंगो और मैं सेना में एक साथ लड़ा करते थे, मेरी और डोंगो की दोस्ती तो जिंदगी भर की है। अंकल टोंग बोलते हैं, तब तुम्हारी दोस्ती कहाँ थी जब मास्टर डोंगो पर मुसीबत आई थी, उन पर हमला हुआ था, तब तुम कहाँ कायर बनकर छिपे पड़े थे। जिस पर कॉन्ग हाई बोलता है कि उस समय जो हुआ था वो मोयांग क्लैन का निजी मामला था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। अंकल टोंग बोलते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम बस मोयांग क्लैन को नाराज करने से डरते हो, कहीं वो तुम्हारे साथ अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज काट ना दे। तभी यहाँ पर जुइंग भी पहुँच जाता है। उन्हें देखकर अंकल टोंग बहुत खुश हो जाते हैं। वो उनके पास ब्लैक शैडो लेपर्ड और सिल्वर मून वुल किंग की खाल देखते हैं। अंकल जोंग बताते हैं कि इन्हें जुइंग ने मार दिया है और इसने अकेले ही साइबर ब्लड अलायंस को भी खत्म कर दिया है। ये सुनकर अंकल टोंग हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर कॉन्ग हाई भी आ जाता है, जिसे देखकर जुइंग बोलता है, अंकल कॉन्ग, आप बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। अंकल कॉन्ग बोलते हैं कि तुमने महान उपलब्धि हासिल कर ली है और लॉन्गसन मैंसन ने भी यह बात घोषित कर दी है और हर जगह यह संदेश भिजवा दिया है, अब तुम पूरी किंगे कंट्री में फेमस हो चुके हो। जुइंग बोलता है कि मुझे अपनी तारीफ सुनकर खुशी हुई, पर आप यहाँ किस काम से आए हैं। जिस पर कॉन्ग हाई कहता है कि मुझे अपने व्यापार के वजह से समय नहीं मिल पाता था कि मैं तुमसे मिलने आ सकूं, इसलिए मैं तुमसे आज मिलने के लिए आया हूँ। इसके बाद जुइंग किंगसी के बारे में पूछने लगता है। तभी कॉन्ग हाई बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो मेरी बेटी के साथ है। और फिर कहता है कि मैं और तुम्हारे फादर जब तुम दोनों छोटे थे तब हम अक्सर मजाक किया करते थे कि तुम दोनों की शादी करा देंगे, और फिर वो हंसने लगता है। अंकल टोंग जुइंग से बोलते हैं कि तुम्हें कॉन्ग हाई को महल में रुकने नहीं देना चाहिए था, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो दोस्ती की बातें करता है पर उसके दिल में व्यापार और बस पैसा होता है। तभी अंकल जोंग उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर वो हमारे साथ अच्छे से बातें कर रहा है तो हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते और हमें उसको एक व्यापारी की तरह समझना है। जुइंग बोलता है कि उसके जो भी इरादे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर व्यू चेंज होता है और हम कॉन्ग हाई की लड़की यूजी को देखते हैं, जो किंगसी को अपनी मैजिकल पावर से बटरफ्लाई बनाकर दिखाती है, जिन्हें देखकर किंगसी बहुत खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर जुइंग भी पहुँच जाता है। अंकल जोंग बोलते हैं, जिस उम्र में किंगसी को अपनी माँ के साथ समय बिताना चाहिए था, उनके साथ हंसना खेलना चाहिए था, आज वो इस तरह से अकेला है, और वो इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि किंगसी और जुइंग के माता पिता को बचपन में ही एक क्लैन के द्वारा बंदी बना लिया गया था। तभी किंगसी भी जुइंग को देख लेता है और भागते हुए आता है और उससे गले लगा लेता है। फिर वहाँ पर यूजी भी आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे पता था, मैं आपको पहली बार में देखकर ही पहचान जाऊंगी। जिस पर जुइंग बोलता है, हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। यूजी जुइंग को देखकर थोड़ा शर्माने लगती है। तभी यहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और बताता है कि मास्टर युवान जी यहाँ आए हैं। इसके बाद वो सभी लोग मास्टर युवान जी से मिलने के लिए जाने लगते हैं। तभी यूजी भी उनके साथ चलने को बोलती है और बताती है कि मेरे पास एक खास स्पिरिचुअल पावर है। जुइंग सोचने लगता है, क्या यही वजह है कि कॉन्ग हाई मुझसे मिलने यहाँ आया था, वह मेरी मदद से अपनी बेटी को मास्टर युवान जी का स्टूडेंट बनाना चाहता है। अब किंगसी के कहने पर जुइंग उसे अपने साथ आने की परमिशन दे देता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम मास्टर युवान जी को देखते हैं, जो जिया और अपने एक और स्टूडेंट के साथ आए थे जिसका नाम सी चैन है। मास्टर युवान जी वहाँ पर जलती हुई आग को थोड़ा तेज करने को बोलते हैं, तो सी चैन आग को थोड़ा बढ़ाने लगता है, पर तभी मास्टर उसे रोकते हुए बोलते हैं कि तुम ये रहने दो, और जिया से बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, और उसे आग को थोड़ा तेज करने को बोलते हैं। जिसके बाद जिया अपनी पावर से आग को बढ़ाने लगती है, पर उसे ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। मास्टर युवान जी बोलते हैं कि ध्यान लगाओ और अपनी स्पिरिचुअल पावर को सही से कंट्रोल करो, पर तभी वहाँ पर वो आग और भी ज्यादा बढ़ जाती है और जिया को लगने वाली होती है। पर तभी वहाँ पर एक आइस क्रिस्टल आकर उस आग को बर्फ में जमा देता है और उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये सब देखकर मास्टर युवान जी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि इस आग को किंगसी ने अपनी आइस की पावर से बुझा दिया। फिर वो किंगसी के
पास आकर बोलते हैं क्या तुम्हारा ही नाम किंगसी है। तो किंगसी उनसे थोड़ा डरने लगता है और डरते हुए उन्हें हाँ में जवाब देता है। तो मास्टर युवान हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और फिर बताने लगते हैं कि तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो तुम एक दिन बहुत अच्छे वॉरियर बनोगे और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। ये सब सुनकर किंगसी बहुत खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और उसकी मदद करने के लिए किंगसी का शुक्रिया अदा करती है। फिर व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि मास्टर युवान को सिल्वर मून वुल्फ किंग का दिल दे देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर युवान एक और शर्त रखते हैं। तो जुइंग बोलता है कि मेरे भाई को आप अपना स्टूडेंट बना ले, इसके लिए मैं आपकी कोई भी शर्त मान लूंगा। पर किंगसी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मास्टर युवान उसे फिर से कोई खतरनाक जगह में भेज देंगे। इसलिए वो बोलता है कि मुझे इनका स्टूडेंट नहीं बनना है और मैं आपको किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। पर जुइंग उसे चुप रहने को बोलता है। तभी मास्टर युवान हंसते हुए बोलते हैं तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो और हमेशा उसकी चिंता करते रहते हो, पर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे कोई खतरनाक जगह में नहीं भेजने वाला हूँ। फिर वो खड़े होकर यूजिंग से बोलते हैं कि मैं एक मशहूर जादूगर हूँ, जिसकी वजह से हमेशा चोर और बदमाश हम पर नजर बनाए रखते हैं ताकि वो हमारी अनमोल चीजों को चुरा सके, और उनकी वजह से मैं अपने स्टूडेंट को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। इसलिए वो जुइंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुद को और उनके स्टूडेंट को उनकी सिटी में रहने की परमिशन दे और जुइंग से यहाँ रहने के लिए कुछ जमीन मांगने लगते हैं। उनकी ये बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर व्यू चेंज होता है और हम जुइंग और मास्टर युवान को देखते हैं। मास्टर युवान अपनी पावर से यहाँ पर अपनी पूरी बिल्डिंग को टेलीपोर्ट करके दूसरी सिटी से यहाँ पर ले आते हैं और उनकी ऐसी पावर देखकर जुइंग थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पर किंगसी भी भागते हुए आ जाता है और उसके साथ यूजी भी होती है। मास्टर युवान कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि कोंगहाई और उसकी बेटी के संबंध तुम्हारे साथ है। तो जुइंग बताता है कि कोंगहाई मेरे पिता के पुराने दोस्त हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कोंगहाई जुइंग के पास आया होता है और वो बोलता है कि तुम मास्टर युवान से रिक्वेस्ट करना कि वो मेरी बेटी को अपना स्टूडेंट बना ले, क्योंकि उसके पास बचपन से ही कुछ खास स्पिरिचुअल पावर है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जुइंग मास्टर युवान से बोलता है कि आप यूजी को भी अपना स्टूडेंट बना ले, पर इतने में किंगसी और यूजी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस टावर के अंदर चले जाते हैं और जिया यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर की प्रैक्टिस कर रही थी। वो कुछ फायर बॉल को बनाकर ऊपर उड़ते हुए क्रिस्टल में डालने लगती है, जिसके बाद वो क्रिस्टल चमकने लगते हैं। पर जिया अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है और नीचे गिर जाती है। तभी मास्टर युवान और तीनों भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मास्टर युवान अपने एक स्टूडेंट को उठाकर कल्टीवेशन के बारे में बताने को बोलते हैं। वो स्टूडेंट बताता है कि स्पिरिचुअल पावर एक नेचुरल फोर्स है जो हेवन और अर्थ के बीच तैरती है और कल्टीवेशन के माध्यम से हम उस ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं। पर किसी के पास बचपन से ही कुछ खास स्पिरिचुअल पावर होती है और वो पर्सन प्रकृति के साथ कनेक्टेड होता है, पर उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हमेशा मेहनत करनी होती है। जिसके बाद मास्टर युवान बोलते हैं कि हमें अपनी कल्टीवेशन करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कल्टीवेटर अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश करता है तो वह प्रकृति के विरुद्ध होता है और यह एक विनाश का कारण भी बन सकता है। साथ ही साथ वो कुछ मैजिक भी करके दिखाते हैं और उसे अपनी पावर से पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे। फिर वो जिया से बोलते हैं कि तुम हमेशा जल्दबाजी करती रहती हो, तुम्हें कल्टीवेशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे तुम्हारे काम बिगड़ सकते हैं। जिया मन ही मन में बोलती है कि ये हमेशा बस एक ही लेक्चर देते रहते हैं। तभी मास्टर युवान बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया? मैंने अभी जो भी बताया वो सिर्फ तुम्हारे लिए था। और फिर किंगसी और यूवी से बोलते हैं कि तुम दोनों अब से मेरे स्टूडेंट और मैंने अभी जो भी बताया वो तुम्हारा पहला लेसन है। तो यह सुनकर यूवी खुश हो जाती है कि मास्टर युवान ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया है। फिर दोनों मास्टर युवान को ग्रीट करते हैं। इसके बाद किंगसी जिया के पास जाकर उसकी तारीफ करता है कि कैसे उसने अपनी फायर बॉल को कंट्रोल किया था। जिसके बाद जिया उसे अपना नाम बताती है और फिर दोनों खेलने लगते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। यूवी भी उसके पीछे भाग रही थी और वो भागते भागते जुइंग के रूम के पास पहुँच जाती है। फिर वो जुइंग के रूम के अंदर चली जाती है। जुइंग उसे किंगसी के बारे में पूछता है तो यूवी बताती है कि किंगसी अपनी नई दोस्त जिया के साथ खेल रहा है। इसके बाद जुइंग कुछ लोगों से मिलने के लिए जाता है तो यूवी उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम ऐसे मिलने नहीं जा सकते। फिर उसे तैयार करने के लिए एक रूम के अंदर ले आती है और उसके बालों को संवारने लगती है। साथ ही बताती है कि जब मैं छोटी थी तब अपने फादर के साथ यहाँ मेहमान बनकर आई थी, तब मैं इसी रूम में रुकी थी और हम बचपन में खूब खेला करते थे। अब ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद जुइंग बोलता है कि जब मैं कभी महल में ना रहूं तो क्या तुम किंगसी का ख्याल रख सकती हो? और इसके लिए यूवी भी मान जाती है। इसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है कि लॉर्ड आपसे कोई मिलना चाहता
आता है और वो महल के अंदर जबरदस्ती आ गया है और वह बहुत ताकतवर लग रहा है। जुइंग यूवी की सुरक्षा करने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। यूवी भी उसके पीछे जाने लगती है पर वो सोल्जर उसे वहीं पर रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि जुइंग उस बंदे से मिलने के लिए आ गया था और यहाँ पर मास्टर युवान जी के साथ बाकी सब भी थे।